हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल डिकोड। टीम लीगल डिकोड फिर से आ गई है लेके एक नई क्रैश कोर्स। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पे वीडियो बनाए हैं। कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ये क्रैश कोर्स है सब्जेक्ट 3 जो कि है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL। आगे बढ़ने से पहले हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे कोर्स के PDF को परचेज़ कर सकते हैं, या तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर ले या हमारे मेल आईडी या फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे LLB क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम यूनिवर्सिटी सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं। इसके लिए भी आप हमें कमेंट करके क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज का टॉपिक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL का फर्स्ट यूनिट जो कि है इंटरनेशनल लॉ डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीडियो का सवाल था, पहली इंडियन स्टेट कौन है जहाँ पे RTI के रिगार्डिंग लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले हमें ये जानना है कि इंटरनेशनल लॉ का आखिर में मतलब क्या होता है इन सिंपल टर्म। तो केस आया था R वर्सेस केन, जहाँ पे जस्टिस कोल्ड्रिज ने बोला था लॉ ऑफ नेशन कलेक्शन ऑफ यूसेजेज होती है जो सिविलाइज स्टेट्स एग्री करती है कि वो ऑब्जर्व करेंगे एक साथ। वहीं वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कॉरपोरेशन में लॉर्ड एल्वरस्टोन ने बोला था कि ये एग्रीगेट रूल है जो नेशन कंफर्म करती है अपने कंडक्ट के द्वारा एक दूसरे के लिए। तो हम कह सकते हैं कि वैसे रूल है या फिर वैसे लॉ है जो एक कंट्री दूसरे से एग्री करती है कि दोनों एडहर करेंगे, दोनों उसका पालन करेंगे। तो ये जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ, ये सबसे पहले यूज़ किया गया था जेरेमी बेंथम के द्वारा, और ह्यूगो ग्रोशियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है। कई ऑथर है और जूरिस्ट है जिन्होंने लॉ को, इंटरनेशनल लॉ को कई तरह से डिवाइड किया है। जैसे कुछ इसे ट्रू लॉ नहीं बोलते हैं, कुछ इसे ट्रू लॉ बोलते हैं और कुछ इसे वीक लॉ बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम आगे जाके देखेंगे जब हम बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखेंगे। हॉलैंड ने इंटरनेशनल लॉ को वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला था। वैनिशिंग पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो पैरेलल लाइन कभी भी नहीं मिलने वाली, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का पार्ट नहीं बोला था। वहीं स्टार्क ने इंटरनेशनल लॉ को एक वीक लॉ बोला था। सिमिलरली ऑस्टिन ने भी इंटरनेशनल लॉ को लॉ ही नहीं बोला था, उन्होंने बोला था इसे पब्लिक इंटरनेशनल मोडालिटी। तो डिफरेंस क्या है पब्लिक इंटरनेशनल और प्राइवेट लॉ में? जहाँ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ डील करता है रिलेशनशिप स्टेट और स्टेट के बीच में या फिर स्टेट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप डील करता है जो सिटीजन होते हैं दो अलग कंट्री के। सो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ में डिफरेंस क्या होता है? तो इंटरनेशनल लॉ वो लॉ होती है जो दो स्टेट या दो इंटरनेशनल एक्टर को बाइंड करती है। वही म्यूनिसिपल लॉ वो इंटरनल लॉ होती है जो एक सॉवरेन स्टेट के अंदर में काम करती है। तो इन रिलेशनशिप म्यूनिसिपल और इंटरनेशनल लॉ के बीच में बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पहला है मोनोइज्म और दूसरा है ड्यूअलिज्म। जहाँ मोनोइज्म बात करता है कि इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ दोनों सेम है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, और इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली नेशनल एक स्टेट सॉवरेन स्टेट पे अप्लाई हो जाता है। वहीं ड्यूअलिज्म यह बात करता है कि नेशनल और इंटरनेशनल लॉ दोनों अलग अलग है और दोनों में इंटरनेशनल लॉ का स्टेट में एप्लीकेशन होने के लिए उनके कुछ रिक्वायरमेंट होंगे जो फुलफिल करने होंगे। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी में जब तक उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ को स्टेट के लॉ में ट्रांसफॉर्म करके एक्ट ना बनाया गया हो, वो लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगी। उसी प्रकार से स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी में जब तक उस इंटरनेशनल लॉ को स्टेट ने अडॉप्ट करके अप्लाई नहीं कर दिया है, वो इंटरनेशनल लॉ वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगी। लेकिन एक थ्योरी है हार्मोनाइजेशन थ्योरी, जहाँ पे मोनोइज्म और ड्यूअलिज्म दोनों को, माफ कीजिएगा, नेशनल और इंटरनेशनल लॉ दोनों को हार्मोनाइज किया गया है और बोला गया है कि एक स्टेट में दोनों का एप्लीकेशन हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पहला पॉइंट है हम लोग का कि डेफिनेशन क्या होता है इंटरनेशनल लॉ का, तो बहुत सारे जूरिस्ट हैं जैसे ऑस्टिन। तो ऑस्टिन ने बोला था ये ट्रू लॉ नहीं है लेकिन मात्र एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। वहीं हॉलैंड ने, जैसे हमने पहले ही देखा है, वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला था। ओपेनहाइम ने इन्हें लॉ ऑफ नेशन की तरह कहा था और बोला था कि ये वैसे बॉडी ऑफ ट्रीटी रूल है जो कि लीगली बाइंडिंग होते हैं स्टेट पे। वहीं हॉल ने इसे ऐसे रूल ऑफ कंडक्ट बोला था जो मॉडर्न सिविलाइज स्टेट एक दूसरे पे बाइंड करती हैं। ब्राइली ने भी कुछ ऐसा डिफिनेशन दिया था, वैसे रूल्स और प्रिंसिपल हैं जो बाइंडिंग होते हैं सिविलाइज स्टेट पे।
सरवेंगर ने बोला था कि इंटरनेशनल लॉ वैसे बॉडी ऑफ रूल है जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और सॉवरेन स्टेट के रिलेशनशिप होने के दौरान अप्लाई होते हैं। जो सबसे अच्छा डेफिनेशन था वो बताया गया था जे स्टार्क के द्वारा। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को ऐसा बॉडी ऑफ लॉ बोला था जिनमें बहुत सारे प्रिंसिपल और रूल इन्वॉल्व होते हैं जो कि कॉमनली उन स्टेट और इंटरनेशनल बॉडीज़ के द्वारा एडहर किया जाता है, जो इंक्लूड करते हैं रूल जिनसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन गवर्न होंगे, जिनसे कि इंडिविजुअल गवर्न होंगे, या वैसे रूल जिनसे नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी गवर्न होंगी। तो नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ का? तो देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग इसे वीक लॉ बोलते हैं, यानी कि कमज़ोर लॉ बोलते हैं, द रीज़न बीइंग कि इसमें सैंक्शन का उतना पावर नहीं है। कुछ लोग इसे ट्रू लॉ ही नहीं बोलते हैं, द रीज़न बीइंग कि इसमें कोई सैंक्शन नहीं है तो ये लॉ ही नहीं है। एंड कुछ लोग इसे लॉ इन एक्चुअल सेंस बोलते हैं क्योंकि इसमें भले ही सैंक्शन हो ना हो, बल्कि इसके पास सारे एलिमेंट ऑफ लॉ होते हैं। तो जो फर्स्ट व्यू है जहाँ पे बोला गया कि ये लॉ ही नहीं है, ये बोला गया ऑस्टिन के द्वारा, क्योंकि कोई सॉवरेन अथॉरिटी नहीं होती इंटरनेशनल लॉ में और ना ही कोई सैंक्शन होता है, तो इस कारण से इसे लॉ ही नहीं बोला गया है। ऑस्टिन ने इसे पॉजिटिव मोरालिटी बोला था। ऑस्टिन के साथ साथ हॉलैंड, हॉब्स, पफेंडॉफ, वैटी और बहुत सारे लोगों का यही व्यू था कि इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है। वहीं दूसरा व्यू है ओपेनहाइम का, लॉरेंस का, हेनरी मेन का, पॉलक का। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लॉ इन प्रॉपर सेंस बोला था, द रीज़न बीइंग कि इसे लॉ के तरह रिकॉग्नाइज भी किया गया है और इसका एग्जिस्टेंस भी है। वहीं स्टार्क ने इसे वीक लॉ का दर्जा दिया था, द रीज़न बीइंग कि इसमें कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें जुरिडिक्शन का इशू है, काफ़ी अनसर्टेनिटी है इसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग। लेकिन स्टार्क ने कहा था कि ये मान लेना कि इंटरनेशनल लॉ में कोई सैंक्शन नहीं होता है, ये भी एक गलत मान होगा। कई सैंक्शन है इंटरनेशनल लॉ में, फॉर एग्जांपल सैंक्शन जैसे कि सैंक्शन जो स्टेट के द्वारा इम्पोज किया जाता है दूसरे स्टेट पे। मान लीजिए अगर कोई ऐसा स्टेट है जिस पे कोई हमला हुआ है और वो विक्टिम हो गई है, तो वहाँ पे उसके पास ऑप्शन है कि वो सेल्फ हेल्प के द्वारा अपनी मदद करके दूसरे स्टेट को सबक सिखा सकती है। दूसरा होता है कलेक्टिव सैंक्शन, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके किसी एक कंट्री को सबक सिखाती है। और एक लास्ट होता है पब्लिक ओपिनियन। नाउ बेसिस क्या है इंटरनेशनल लॉ का? तो जनरली काफ़ी बेसिस है। फॉर एग्जांपल नेचुरलिस्ट थ्योरी है जिसमें कि ग्रोशियस, पफेंड्रॉफ और बैटल आते हैं, जिन्होंने कहा है कि जो नेचुरल लॉ है वैसा ही हमारा इंटरनेशनल लॉ है। नेचुरल लॉ जैसे कि बेस्ड होता है नेचर, रीज़न और जस्टिस पे, वैसे इंटरनेशनल लॉ भी इन्हीं चीज़ पे बेस्ड है। जैसे कि नेचुरल लॉ या फिर डिवाइन लॉ में एक कोई सुपीरियर पावर होती है जिनके नीचे बाकी अदर लॉ होते हैं, वैसे यहाँ पे भी है कि इंटरनेशनल लॉ को स्टेट एडर करती है, द रीज़न बीइंग कि ये एक हायर लॉ है और ये एक लॉ ऑफ नेचर है ना। इसी नेचुरलिस्ट थ्योरी का एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट, जहाँ पे प्रिज्यूम किया जाता है कि इंटरनेशनल लॉ वैसे प्रीमोर्डियल राइट देते हैं। प्रीमोर्डियल मतलब कि वैसे बेसिक राइट देते हैं जो हर समय एग्जिस्ट करने ही चाहिए, और इस कारण से ये इंटरनेशनल लॉ में भी एक रिकॉग्नाइज राइट होता है। वहीं पॉजिटिविस्ट थ्योरी ये बोलते हैं कि स्टेट का जब तक विल नहीं होगा तब तक वो पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ स्टेट पे अप्लाई नहीं करेगा। और वहीं कंसेंट थ्योरी जो कि इसी का पार्ट है, जहाँ बोला गया है कि इंटरनेशनल लॉ डेवलप किया गया है कॉमन कंसेंट ऑफ स्टेट के द्वारा। तो पॉजिटिविस्ट के थ्योरी के मेन प्रोपोनेंट है बैनकर शॉ, और वहीं कंसेंट थ्योरी के एंजेलोटी, ट्राइपल एंड ओपेनहाइम। ऑटोमेटेड लिमिटेशन थ्योरी ये बात करती है कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है स्टेट के सॉवरेन अथॉरिटी पे, और इंटरनेशनल लॉ तभी अप्लाई करेगा जब वो पर्टिकुलर चीज़ को कंसेंट देंगे तो। वहीं एक्लेक्टिक थ्योरी इन नेचुरलिस्ट थ्योरी और पॉजिटिविस्ट के बीच बैलेंस बनाती है और बोलती है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट कर सकती है। एक थ्योरी है पैक्टा सन्ट सर्वेंडा की, जहाँ बोला गया है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर स्टेट के द्वारा बनाया गया है तो उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जाएगा। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आज का जो क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लॉ का जो टर्म है, ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया है? डू कमेंट डाउन बिलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लीगल कोड आगे जाके फ्यूचर में एक मॉक टेस्ट सीरीज लाएंगी। किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर डाउट हो या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो। LLB का कोर्स ज्वाइन करने के लिए, हमारे कोर्स PDF को परचेज करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।